नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के सेशन में। साथियों, अब तक के हमने 21 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हमारा ये 22वां नंबर का मॉडल पेपर होगा। भूगोल विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी द्वारा आयोजित ग्रेड फर्स्ट की तैयारी आप कर रहे हैं। इसके अलावा आप यूजीसी नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट में सेट, इसके अलावा केवीएस, DSSB और एनवीएस, किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष तौर से आप ज्योग्राफी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्रतिदिन इसी सीरीज में हमारी क्लासें चल रही हैं। आप एग्ज़ाम तक जुड़े रहिएगा। आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारे जो MCQ बैच हम आप लोगों को दे रहे हैं और गत वर्ष के PYQ जो हम करवा रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो ग्रुप पी के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई जिस पर सौर स्थिरांक की गणना की जाती है। तो पृथ्वी का प्रभावी जो वायुमंडल होता है जिसकी ऊंचाई पर सौर स्थिरांक की गणना की जाती है, 180 किलोमीटर पर, 300 किलोमीटर पर, 480 किलोमीटर पर और 1600 किलोमीटर पर। तो मैं आपको इसका सीधा उत्तर बताता हूँ। 480 किलोमीटर पर जो है यहाँ पर सौर स्थिरांक की क्या की जाती है, गणना की जाती है। ये उष्मांक वायुमंडल से जब गुजरता है तो इसका कुछ ह्रास होता है जिसकी वजह से यहाँ परावर्तन, छितरना, शोषण या विकिरण आदि स्थितियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 480 किलोमीटर तक। और 480 किलोमीटर की अगर हम बात करें धरातल से तो हम यूं भी पढ़ते हैं कि 480 किलोमीटर के बाद में हमारा कौन सा मंडल प्रारंभ हो जाता है। 480 या 600 साढ़े 600 किलोमीटर के बाद में हमारा अंतिम जो मंडल है बहिर्मंडल क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर होगा सौर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2, विषम मंडल में आधारित गैसों की परतों को नीचे से ऊपर सही क्रम है। सही क्या पूछा है, क्रम पूछा है। हमारे पास में दो मंडल हैं, एक सममंडल है और एक कौन सा है, विषम मंडल है। सममंडल में आपके कौन कौन से आएंगे, शोभ, समताप, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये तो आपके कहाँ पर आने वाले हैं, ये तो आएंगे आपके सममंडल में। विषम मंडल में आपके कौन सा आएगा, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और एक आपके कौन सा आएगा, आयन मंडल के बाद में आता है आपके बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, विषम मंडल कहते हैं। अब विषम मंडल में ये N2O2, हीलियम और हाइड्रोजन। अब इनमें से क्या होता है कि ये कौन सी परतें हैं, तो ये आणविक परतें पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी परतें पाई जाती हैं, आणविक परतें पाई जाती हैं। तो सबसे ऊपर जो है, पहले नीचे से और चलते हैं तो हम यहाँ से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले आएगा 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक आणविक नाइट्रोजन परत आएगी। 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपके आएगी ऑक्सीजन परत। उसके बाद में 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक आपके कौन सी चलेगी, है ना, इसके ऊपर चलेगी आपकी कौन सी, हीलियम परत। और इसके बाद में आपके चलेगी 3500 से 10,000 किलोमीटर तक जो है आपके कौन सी चलने वाली है, ये चलेगी आपके हाइड्रोजन परत। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की ये परतें हैं। तो ये कौन से मंडल की बात कर रहे हैं अपन, विषम मंडल की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3, ध्रुवीय ज्योति से संबंधित है। समताप मंडल में
ओजोन परत में, आयन मंडल में और बहिर्मंडल में। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, एक पोल तो आपके ये है और एक पोल ये है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका कौन सा है, साउथ पोल है। तो सूर्य का कोई भाग जब टूट जाता है और उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो यहाँ पर रंगीन लाइटें जलती हैं और इन रंगीन लाइटों को अरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरोरा। उत्तरी ध्रुव पर तो क्या दिखाई देगा, बोरायालियस, अरोरा बोरायालियस, और यहाँ पे दिखाई देगा अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ये रंगीन लाइटें हैं। इसे उत्तर में सुमेरु और दक्षिण में कुमेरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर दिखाई देती हैं, ये आपके आयन मंडल में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण नाम दिया गया है। अपने उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अभिकथन है, उत्तरी गोलार्ध में ITC-Z का विस्थापन भूमि सतह पर सागर की अपेक्षा अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो ITC-Z है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन भूमि की सतह पर सागर की सतह से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें से एक तो सत्य है, ये तो सत्य है, परंतु ये क्या है, गलत है। ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, ये गलत है। तो इसमें से ए तो सही है परंतु आर क्या है, असत्य है। तो इसका मतलब सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला है 5। निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ बनने वाला अल्बिडो की क्या है, मात्रा है। टिवार्था ने एल्बिडो की मात्रा कितनी बताई है पृथ्वी की, मोलेर ने, क्रिचफील्ड ने और स्टालर ने। तो इन्होंने एल्बिडो की जो मात्रा बताई थी वो किस प्रकार से बताई थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसको आप हटा दें, इन्हीं को आप काउंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, टिवार्था ने बताया था 34, मोलेर ने बताया था कितना, 35, और क्रिचफील्ड ने बताया था 30 और कितना है, 32। सामान्यतः अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वो सामान्यतः 30 से लेकर के 35% तक होता है, 30% से लेकर के 35% तक होता है। और जो बर्फ होती है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है, बर्फ जहाँ पर होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है वहाँ लगभग 21% होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बर्फ में सबसे ज़्यादा होता है, ताज़ा बर्फ में, और 21% रेगिस्तान में। सामान्यतः पृथ्वी का एल्बिडो जो है 30 से 35% होता है। एल्बिडो का मतलब होता है जो सूर्य का ताप आता है उसको जो लौटाने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, निम्नलिखित प्लेटों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। काकोस, नजका, जुआन डू फूका और स्कोशिया प्लेट। इसमें से इन प्लेटों को आपको सही और व्यवस्थित क्रम में क्या करना है, रखना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी प्लेट का जो क्रम है वो सही है। तो सबसे पहले आएगी आपकी प्रशांत महासागर में सबसे ऊपर ही ऊपर जुआन डी फूका प्लेट, उसके बाद में आएगी काकोस, उसके बाद में आएगी आपकी नजका, और लास्ट में आएगी आपकी कौन सी, स्कोशिया। तो ये इनका नॉर्थ टू साउथ क्या है, राइट क्रम है। तो सबसे पहले जुआन डी फूका,
काकोस, नजका और स्कोसिया। तो ये प्लेटों का क्या है, ये हमारी कौन सी प्लेटें हैं, हमारी छोटी प्लेटें हैं। तो लगभग हमारी छोटी प्लेटों की संख्या है 20 से 21, और कई किताबों में 6 या 7 क्या बताई गई हैं, बड़ी प्लेटों की संख्या बताई गई है। बड़ी प्लेटें हैं 7, 6 या 7, और छोटी प्लेटों की संख्या है 20 से 21। अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित को सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ भूदृश्य हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक संस्थाएं हैं। जलगर्तिक, पैटरनोस्टर झील, बरखान झील, केम, वायु, परिहिमानी नदी और हिमनद। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा जो है वो सम्मिलित होने वाला है। तो जलगर्तिका जो है वो कहाँ पर बनता है, तो हम इसको जोड़ेंगे नदी में। इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे, नदी में। ठीक है। और पैटरनोस्टर झील जो है ये किससे जुड़ने वाली है, हिमनद से जुड़ने वाली है। बरखान वायु से जुड़ेगा, और केम किससे जुड़ेगी, परिहिमानी से जुड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जलगर्तिका नदी में, पैटरनोस्टर झील हिमनद में, बरखान वायु में, केम स्थलाकृति कहाँ बनती है, परिहिमानी। क्वेश्चन संख्या 8 है, किस प्रकार के अंतर्जात बलों में कार्यकारी बल पृथ्वी की त्रिज्या के सहारे भूकेंद्र के भू सतह तक कार्यरत रहता है। भूकंपीय बल, ज्वालामुखी बल, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। किस प्रकार के अंतर्जात बलों में कार्यकारी बल पृथ्वी की त्रिज्या के सहारे भूकेंद्र की सतह पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये कौन सा बल है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भूकंपीय बल, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी बल, ऑप्शन सी है महादेशजनक बल, और ऑप्शन डी है पर्वत निर्माणकारी बल। तो इसका डी क्या हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है ये भू केंद्र के भू सतह तक क्या रहता है, कार्यरत रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपर्दन का प्रतिफल नहीं है। अरेत, जुजेन, एस्कर और जलकुंड अपर्दन से बनता है, और एक स्थलाकृति कौन सी होती है, निक्षेपण होती है। तो एक अपर्दन नहीं है, इसका मतलब ये तात्पर्य है कि एक निक्षेपण से है और 3 किससे बने हुए हैं, अपर्दन से हैं। तो जो एस्कर है ये एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, एस्कर जो है ये हिम से बनने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, और ये सारे के सारे जुजेन तो वायु से बनेगा ही बनेगा, अरेत हिम से बनता है लेकिन अपर्दन से बनता है, जलकुंड अपने बात की नदी के द्वारा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्कर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभ्यंतरिक संरचना नहीं है। सिल, लेकोलिथ, ज्वालामुखी पल्क और डाइक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आभ्यंतरिक संरचना नहीं है, सिल, लेकोलिथ, ज्वालामुखी पल्क और डाइक। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी पल्क जो है ये एक आभ्यंतरिक संरचना नहीं है, कहने का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं है। सिल, लेकोलिथ और ये आंतरिक जो चट्टानों के प्रकार हैं, आंतरिक बनने वाली जो स्थलाकृति है ये इनके प्रकार हैं। ज्वालामुखी पलक जो है ये बाह्य भाग में बनने वाली क्या है, विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 है, कनाडा की अधिकांश झीलों की उत्पत्ति संबंध है हिमनदीय प्रक्रम से, वायु अपर्दन से, ज्वालामुखी क्रिया से और बर्षण से। तो कनाडा की जो अधिकांश झीलें हैं इनका निर्माण जो है हिमनदीय प्रक्रम से हुआ है। तो आपको पता है 5 महान झील हैं यहाँ पर कनाडा और यूएसए की सीमा पर। कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलें हैं, जिनमें एक तो है ईरी झील, एक ओटेरियो, एक होर्यून, एक सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर, ईरी, ओटेरियो और एक झील हो रही भाई, ईरी, ओटेरियो, हार्यून, मिसिसिपी है शायद। ठीक है, तो ये झीलें हैं जो यहाँ की मुख्य क्या है, झीलें हैं। और ये सारी झीलों का निर्माण जो है किससे हुआ है, हिमनदीय प्रक्रम के द्वारा हुआ है।
अगला है क्वेश्चन संख्या 12, गोएट है समतल शिखर वाला अंतः सागरीय पर्वत, ज्वालामुखी द्वीप, सोपानी महाद्वीपीय मगन तट और गोलाकार प्रवाल द्वीप। तो गुयट जो होता है, जैसे हम मगन तट से चलते हैं तो सागर के अंतर एक स्थलाकृति बनती है मैदानी भाग के पास में। सागरीय जो मैदान होता है वहाँ पर एक खड़ा शिखर वाला पर्वत बनता है, समतल शिखर जो बनता है ये वाला, इसको हम गुयट के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? गुयट के नाम से। तो इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी के पार्श्व ढाल तत्व है? अरेत, मुक्त पृष्ठ, जल विभाजक और निक पॉइंट। ठीक है, तो इसमें से एक पहाड़ी के पार्श्व ढाल में क्या आता है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा अरेत, क्योंकि हमने पढ़ा था अरेत एक वह स्थलाकृति है जो दूर से बेड नुमा स्थलाकृति के रूप में दिखाई देती है, बेड पीठ के समान, क्योंकि हिम जब पिघलती है तो इस प्रकार की स्थलाकृति यहाँ पे बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अपने उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पृथ्वी के अंतरम का केंद्रीय भाग धातुओं से बना है। भारी धातु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। अब इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है क्रोड, ये बिल्कुल धातु से बना है, ये बात बिल्कुल राइट है। भारी धातु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, ये बात भी सही। तो आपने एनएस वाला जिक्र तो आपने सुना ही होगा। तो ये दोनों के दोनों सही हैं और ए और आर दोनों के आपस में सही व्याख्या भी है। तो इसका तात्पर्य होगा ए, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 15, किसी भ्रंश का उन्मयन कोण जो है वो मापा जाता है 90 डिग्री प्लस नमन कोण, 90 डिग्री माइनस नमन कोण, 90 नमन कोण मल्टीप्लाई 2, नमन कोण माइनस 90 डिग्री। तो किसी भी उन्मय कोण की हम बात करें यहाँ पर, तो वो किस में मापा जाता है? तो ये माइनस में मापा जाता है। 90 डिग्री माइनस नमन कोण में मापा जाता है, क्योंकि ये हेड जो होता है ये डीप का होता है। नमन कोण का मतलब क्या होता है? डीप में होता है। तो इसको डीप में से क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण नाम दिया गया है, और इनमें से आपको चयन करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन एक है, महासागरों के पूर्वी भाग उनके पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। कारण है, अल नीनो की गर्म धारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है। महासागरों के पूर्वी भाग उनकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होती है। अल नीनो की गर्म धारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है। क्या इनमें से दोनों कथन सत्य हैं या इन दोनों में से कोई एक सत्य है? तो ध्यान रखना, एक तो सही है। महासागरों के पूर्वी भाग उनकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। पूर्व वाले भाग, ये वाला जो एरिया होता है वो हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि इधर से जो हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखीय हवाएं, ठीक है, भूमध्य रेखा के सारे, जिसकी वजह से पूर्वी भाग क्या होता है? गर्म होता है। अल नीनो गर्म धारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है, ये गलत बात है, क्योंकि अल नीनो का जो जन्म हुआ है वो प्रशांत महासागर में हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 17 है, दक्षिणी अंध महासागर में स्थित महासागरीय कटक है। टेलीग्राफिक, वॉल्विस, विवल थॉम्सन और डॉल्फिन, ये सारे के सारे हैं तो अंध महासागर में, लेकिन इनमें से आपको ये छांटना है कि ये कौन सा जो है वो दक्षिण में आता है। तो वॉल्विस कटक जो है, जब ऐसा आकृति का ये बना के पढ़ते हैं, तो वॉल्विस जो कटक है वो कहाँ पर है, जबकि टेलीग्राफ, विवल थॉम्सन और डॉल्फिन ये जो है वो कहाँ पर आने वाले हैं? ये नॉर्थ में आएंगे, और बाकी ये किस में आएंगे? साउथ में। तो वॉल्विस कटक कहाँ पर आता है? साउथ में आता है। यदि पृथ्वी का परिक्रमण गति को दोगुना, चंद्रमा की परिक्रमण गति को घटा करके आधा कर दिया जाए, तो किस स्थान पर दैनिक जमार जो आएगा वो कितने समय के बाद में आएगा? सबसे पहले आपको पृथ्वी की गति को दोगुना करना है, गुणा 2 पृथ्वी की गति।
चंद्रमा की गति परिक्रमण को घटाकर क्या कर देना है, आधा कर देना है मून की गति, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उतने ही समय के बाद में वापस लौट के आएगा, क्योंकि एक को हमने डबल किया है और एक को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो वही समय होगा 24 घंटे 52 मिनट के बाद में ही अगला जवार आएगा, यानी कि दैनिक जवार आएगा। हाँ, इसको अगर डबल करते और इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं करते तो फिर इसका जस्ट आधा हो जाता, लेकिन अभी हमने क्या किया, एक को बढ़ाया और एक को घटाया है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 19। विलियम हेवेल के अनुसार गौण तरंगे दिशा में आगे बढ़ती हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हेवेल के अनुसार हमेशा जो तरंगे होती हैं वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। विलियम हेवेल के अनुसार ये जो है साउथ से नॉर्थ की ओर हमेशा क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण नाम दिया गया है, अपने उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अभिकथन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ प्रमुखतः महासागरों के पूर्वी भागों में पाई जाती हैं, प्रवालों की वृद्धि हेतु 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान अनुकूल होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें से एक सत्य है परंतु दूसरा क्या है, असत्य है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ प्रमुखतः महासागरों के पूर्वी भागों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रवालों की वृद्धि हेतु 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान चाहिए होता है, जो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये चाहिए होता है 20 से 21 डिग्री चाहिए होता है, 20 से 21 तक चाहिए होता है, तो आर तो गलत हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। क्वेश्चन संख्या 21 है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन दूसरे को कारण नाम दिया गया है, और अपने उत्तर का चयन करते हुए सही कूट का क्या करेंगे, चयन करेंगे। अधिक ऊंचाई पर होने वाले तापीय उत्क्रमण लंबे समय तक बना रहता है, पृथ्वी सतह के समीप वाली वायु पर पार्थिव विकिरण का प्रभाव ज़्यादा जल्दी होता है। अब इसमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अधिक ऊंचाई पर होने वाला तापीय उत्क्रमण लंबे समय तक बना रहता है, बिल्कुल राइट बात है। पृथ्वी की सतह के समीप वाली वायु में पार्थिव विकिरण का प्रभाव ज़्यादा जल्दी होता है, ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी ये सही क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, वायु के अवतलन वाले क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ व मेघ रहित क्यों रहते हैं। अपर्याप्त आर्द्रता, संघनन हेतु दशाएं उपयुक्त नहीं है, आर्द्रताग्राही नाभिकों की कमी और वाष्पीकरण की दरें क्या होती हैं, कमी होती हैं। तो वायु के अवतलन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ स्वच्छ मेघ रहित क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ संघनन हेतु दशाएं उपयुक्त नहीं होती हैं, जबकि अपर्याप्त आर्द्रता है, आर्द्रताग्राही नाभिकों की कमी है और वाष्पीकरण की क्या है, दरें कम है। तो इसी वजह से स्वच्छ व मेघ रहित आकाश यहाँ पर बने रहते हैं अवतलन वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन संख्या 23 है, फेरल कोशिका में धरातलीय पवने हैं, व्यापारिक पवने, पछवा पवने, ध्रुवीय पवने और भूविक्षेपी पवने। तो फेरल जो कोशिका होती है इसमें धरातलीय पवने कौन सी होती हैं, तो ये पछवा पवने होती हैं। फेरल कोशिका की जो यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी पवने होती हैं, यहाँ पर जो पवने होती हैं वो कौन सी होती हैं, धरातलीय पवने होती हैं, पछवा पवने होती हैं। क्वेश्चन संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी प्रदेश नहीं है। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रदेश, गिनी तटीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश। कौन प्रदेश तो हैं, लेकिन इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा मानसूनी प्रदेश नहीं है। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो है ये मानसून मुक्त रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जबकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।